एपिसोड की स्टार्टिंग में वो रेड हेयर वाला बंदा अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम ल्यू 13 है, मेरा सरनेम पर मत जाओ, इम्पोर्टेंट वो नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट मेरा डिजिग्नेशन है। वॉर एरा के टाइम में मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म के 2 महीने के बाद में डीमन किंग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था और मौत के मुंह में पहुंच गया था, जिससे लाखों सालों का ह्यूमन और डीमन रेस का बैलेंस टूट गया था। वॉर इमिनेंट था और टावर से डीमंस पानी की तरह निकलते जा रहे थे, जिससे पूरा का पूरा प्लेनेट बैटलफील्ड में बदल गया था। अगले 5 साल में वॉर, डेथ, सेक्रीफाइस, डूम्सडे जैसा शब्द तो बच्चों के लिए लोरी बन के रह गया था। पहले तो ह्यूमन और डीमन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर लोग धीरे धीरे रियलाइज किए कि डीमंस गायब होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि सारे रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो गया है। पैसा, रिसोर्सेज, एनिमी, वेपन, पानी सब कुछ खत्म हो गया था। तब पता चला था कि ह्यूमन ही डीमन से ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि डेमोनिक रेस इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जन्मा है, लेकिन ये इवेंट सिर्फ 5 सालों तक ही चला था। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया था। उस साल जब मैं 3 सालों का था, तब गॉड्स इस प्लेनेट पर आए थे और ह्यूमन और डीमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। गॉड्स हायर डायमेंशनल बीइंग है जो कि हमें सरपास करते हैं। यूनिवर्स के कोने कोने से वो आते हैं और उन्हें शो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और हमारा प्लेनेट लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बनकर रह गया था और हमें एक के बाद एक गेम कंप्लीट करना पड़ता था। रूल चेंजिंग बैटल और ह्यूमन लाइफ स्टेक पर, कुछ बार ह्यूमन के साथ तो कुछ बार जानवरों के साथ, यहाँ तक कि कुछ बार ह्यूमन और डीमन के साथ हमें फाइट करना पड़ता था। कम शब्दों में बोलूँ तो यहाँ के रहने वाले लोग सर्वाइव करने के लिए गॉड्स का प्लेथिंग बन के रह गए थे। साल बीतते गया और यहाँ के इनहेबिटेंट का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। ह्यूमन रेस एकदम ख़त्म होकर सिर्फ और सिर्फ 1000 ही बचा था और 99% पानी और मिट्टी बर्बाद होकर प्रदूषित हो गया था। और तब ह्यूमन को गॉड्स केज में राइज करना शुरू कर दिए थे, जैसा हम इंसान जानवरों को करते हैं। अब जबकि जंगल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं था, इसलिए उन्हें बेस में रखा जाने लगा था और थोड़ा बहुत खाना पानी दे दिया जाने लगा था। और जिस साल में 10 साल का हुआ था, मेरा डिजिग्नेशन ह्यूमन रेयरिंग बेस में डिस्ट्रिक्ट 8, पार्क 12, केज 48 और नंबर 13 था। हमारे जनरेशन के डीमन किंग के डेथ के बाद में जिनका जन्म होता था, उन्हें जनरेशन ऑफ वॉर कहा गया था, लेकिन हम जनरेशन ऑफ स्लेवरी के नाम से जाना जाते थे। अब जबकि गॉड्स इंडेंजरिंग ह्यूमन को फ्री में प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, इसलिए उसका प्राइस था हमें गॉड्स के लिए लगातार परफॉर्म करना पड़ता था, कुछ स्पीसीज को कंट्रोल करके, क्योंकि ह्यूमन रेस यूनिवर्स में इंडेंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल एंशिएंट रोमन ग्लैडिएटोरियल एरिना की तरह, जहाँ पर स्लेव शेर से सिर्फ नोबल के अम्यूजमेंट के लिए फाइट किया करते थे। हमारे जनरेशन के चिल्ड्रन बचपन से लेकर एडल्टहुड तक सिर्फ यही जानते थे, स्ट्रॉन्ग होकर ग्रो करो, दूसरे इंडिजिनियस इनहेबिटेंट को मार कर पॉइंट अर्न करो और गॉड्स का फेवर जीतो। गॉड्स का फेवर जीतने के कई सारे फायदे थे, जैसे कि अच्छा खाना पानी मिलना एक्सेट्रा। गॉड्स मुझे ज़्यादा फेवर करते थे और मैं ह्यूमन अरीना में स्टार कंटेस्टेंट बन गया था। उस साल जब मैं 18 साल का हुआ था, तब मुझे एक स्पेशल मिशन दिया गया था। उस वक्त मैं टाइम एल्डर से इनकाउंटर किया था, फॉर्मर हंटर एसोसिएशन के साथ एल्डर में से एक। उस वक्त गॉड मुझे एक टास्क असाइन किए थे और वो ये था कि मुझे टाइम में 20 साल पीछे जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर और लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के साथ मुझे वापस जाना होगा। मुझे वहाँ पर वापस जाकर डिवाइन आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को ढूंढना होगा। डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट यहाँ पर हज़ारों साल पहले छोड़ कर गया था। गॉड्स चाहते थे कि मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट का यूज करके गॉड्स के लिए एक रास्ता खोलूँ, जिससे वो लोग 20 साल पहले ही पृथ्वी पर आ जाए। गॉड्स चाहते थे कि मैं यहाँ का पास्ट बदल दूँ। 20 साल पहले वो लोग ह्यूमन और डीमंस का वार स्टार्ट होने से पहले ही आना चाहते थे, ताकि वो लोग इंसानों को 20 साल एडवांस में राइज करना शुरू कर दे और 20 साल पहले ही ब्रॉडकास्ट को शुरू कर देंगे। क्योंकि डीमन किंग के डेथ से पहले ये प्लेनेट काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस था और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। गॉड्स को और ज़्यादा स्लेव्स चाहिए था और मैं और ज़्यादा इंसानों को बचाना चाहता था। 99.99% इंसानों को मरने देने से अच्छा यही होगा कि सबको गॉड्स का स्लेव बना दो, जिससे वो लोग कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना। जब टाइम एल्डर मुझे पास्ट में मुझे भेज रहे थे, तब वो मुझसे एक सवाल पूछे थे। वो मुझसे पूछे थे कि अब जबकि हम टाइम में पीछे जा ही रहे हैं, तो गॉड्स के लिए और इंसानों का स्लेव क्यों बना दे? क्यों ना ब्रॉडकास्ट रूम और एडमिन दोनों को एक साथ डिसरिगार्ड करके पास्ट को ही बदल देते हैं, जिससे 20 साल पहले का प्लेनेट गॉड्स को रजिस्ट कर सके, जैसे कि ह्यूमन डीमन को हमेशा से रजिस्ट करते आ रहा है। मुझे टाइम एल्डर का ये सवाल बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लगा था। ये ऐसा सवाल था जैसे कि कोई शांतिपूर्वक एरा का ही कोई बंदा ऐसा सवाल कर सकता है। मेरा मतलब है कि कैसे एक शेर जिसे कि बचपन से ही कैद करके पाला पोसा गया हो, वो अपने ओनर के अगेंस्ट कैसे रिबेल कर सकता है? क्या चिड़ियाघर के जानवर कभी भागने के बारे में सोचते भी है? नहीं ना, तो फिर कैसे? 20 साल बाद का स्लेव का जनरेशन में, जहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, वहाँ पर 2 शब्द एग्जिस्ट नहीं करती है और वो है घर और आशा। हमारा कोई भी ओरिजिन प्लेस नहीं है और हम अपने डेस्टिनेशन को लेकर अनअवेयर है।
लियू अपना पूरा कहानी बताते बताते हंटर एसोसिएशन पहुंच गया होता है, जहां पर जाकर वो अपना ब्लॉग जारी रखते हुए इनविजुअल कैमरा में देखते हुए कहता है कि मैं फाइनली लेजेंडरी हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूं। ये आज के इंसानों का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओनली टू कुछ परमानेंट फैमिली और क्लान। वो देखकर सभी गोट्स तरह तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो देखकर डीमन किंग का सिस्टम लियू के सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है कि मैं उसका सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं 10% सफल हो चुका हूँ। लियू को वैसे एक्ट करते देखकर डीमन किंग अपने आप से कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस लियू बंदे के पास में जरूर सिस्टम जैसा कुछ चीज़ है जिसे कि सिर्फ वही देख सकता है। डीमन किंग लियू को वैसे एक्ट करते देखकर कहता है कि सिर्फ उसे देखो तो वो कैसे हवा में ही जेस्चर कर रहा है, कोई भी देखकर कह सकता है कि कुछ तो अजीब चल रहा है। सिस्टम कहता है लेकिन आप तो इंसान है ही नहीं। वहीं पर वो देखकर दो रिसेप्शनिस्ट एक दूसरे से बातें करते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लगता है कि लिए वाले इलनेस तो बाइक इन्फेक्ट और उस यंग मैन को भी इफेक्ट कर दिया है। सिर्फ देखो तो वो दोनों कैसे अकेले अकेले पता नहीं क्या बकबक कर रहे हैं। अब इसके बाद में डीमन किंग अपने टीममेट से उसे इंट्रोड्यूस करवाने लेकर जाते हुए कहता है कि ये लोग अमेजिंग लोग हैं जिन्हें कि तुम जरूर पसंद करोगे। जो सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है कि क्या डीमन किंग भी इंसानों को प्रेज करते हैं। ये सोचकर वो जाकर सभी लोगों को हेलो कहता है और कहता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल घर के जैसा है। ये सुनकर वो लोग हंसते हुए कहते हैं ये जगह घर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इस जगह पर तो वर्कर जमा होते हैं और यहाँ के हवा में तो ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ रिजेंटमेंट है। इससे कंपेयर किया जाए तो घर काफ़ी ज़्यादा कोजी होता है। लियू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है। ये बोलकर वो सोचता है क्योंकि अगर पास्ट लाइफ से कंपेयर करूँ तो वहाँ तो ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। ये बोलकर वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगे होते हैं, जहाँ पर बातें करते करते त्यान पूछ लेती है कि तुम हमेशा अकेले थे या फिर तुम्हारा भी कोई टीममेट था। ये सुनकर उसे उसका पास्ट लाइफ के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही लोगों को मारना पड़ता था। वो सब याद करके वो उनसे कहता है हाँ मेरे पास भी काफ़ी सारे टीममेट्स थे। तभी गाँव कहता है अब जबकि तुम्हें कैप्टन लेकर आए हैं तो हम तुम पर अनकंडीशनली ट्रस्ट करेंगे। जब तक हम सेम बेनिफिट को शेयर करेंगे तो हम लोग टीममेट्स रहेंगे। हमारा बिलीफ है ह्यूमैनिटी को होप बनना। ये सुनकर वो अपना पोजीशन में आकर कहता है मेरा बिलीफ है गॉड्स का लॉयल बने रहना, गॉड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होना और सब कुछ गॉड्स को डेडिकेट कर देना। ये बोलकर वो अपने मन में अपने बात को पूरा करते हुए कहता है और फिर रास्ता खोलकर जल्दी से गॉड्स को यहाँ पर बुलाकर ज़्यादा ह्यूमन को सर्वाइव करने देना। वहीं पर ये सुनकर डीमन किंग कहने जाता है कि मेरा बिलीफ है। ये बोलकर वो सोचता है सभी 10 आर्टिफैक्ट को डिवाइन आर्टिफैक्ट को जमा करके अनडिफिटेड खड़ा होना और ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देना। ये सोचकर वो सोचता है चलो नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में वो लोग अपना बेस्ट देने के लिए बोलकर तीसरा फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ पर लियू उन्हें तीसरा फ्रेगमेंट के लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि डबल एस रैंक का डंजन एबिसियल मेज होता है। ये एक बहुत ही बड़ा इंट्रिकेट मेज होता है। ये पूरी तरह से फॉरबिडन डार्कनेस में भरा हुआ होता है। तीसरा फ्रेगमेंट इसी रूल बेस्ड डंजन में लोकेटेड होता है। रूल बेस्ड का मतलब जैसा कि पिछले डबल एस रैंक का ट्विन मिरर डंजन जिसमें दूसरा फ्रेगमेंट था, उसका एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग रूल था जो कि सिर्फ वहीं पर अप्लाई होता था। वहाँ का रूल सभी लोगों को फॉलो करना ही पड़ता था। बाय द वे डीमन टावर का टॉप फ्लोर भी रूल बेस्ड स्पेस है, जहाँ पर डीमन किंग ब्लड लॉक और इन्फानाइट मैजिक के रूल को एंजॉय करते हैं। अब इसी के साथ में उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उस डबल एस रैंक के डंजन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर लियू उनसे कहते हैं कि तीसरा फ्रेगमेंट यहीं पर लोकेटेड है। लेकिन तभी वो आसपास में काफ़ी सारे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगा होता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। वहीं पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ अचानक अनाउंस कर दिया गया था कि डिवाइन फ्रेगमेंट का तीसरा पार्ट इसी डंजन में है, इसलिए ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। सभी लोग उसे ऑब्टेन करके हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन ये एक डबल एस रैंक का डंजन है जिसे चैलेंज करने का ताकत सबके पास नहीं है। बिना ज़्यादा प्रिपरेशन का यहाँ पर आने का मतलब है तुम्हारा डेथ है। तभी उनकी नज़र डीमन किंग की टीम पर चली जाती है, जिन्हें देखकर वो लोग उन्हीं के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर लियू अपना बाल नोचते हुए चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये न्यूज़ लीक कैसे हो गया, किसने कर दिया। मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टीम में लोकेशन प्रोवाइड करना तो ये तो बेकार हो गया, अब मैं तो यूजलेस हो गया हूँ। वहीं पर काफ़ी सारी लड़कियाँ डीमन किंग के साथ फोटो खिंचवा रही होती है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहा होता है। तभी वो किसी तरह से उनसे छुटकारा पाकर लियू के पास जाकर कहता है कि ज़्यादा दुखी मत हो, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना टीममेट बनाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर अपना टीममेट बनाऊंगा। चलो साइड बाय साइड फाइट करके सफलता प्राप्त करते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर डीमन किंग का थैंक्स करने लगता है।
जो देखकर डीमन किंग खुश होते हुए सोचता है कि ठीक है, मैं एक और बेवकूफ़ को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गया हूँ। आजकल के बच्चे को डिसीव करना सच में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ये बोलकर वो अपनी टीम को लेकर डंजन में एंटर कर जाता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।